हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मुझे लगता है कि एग्जाम्स पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आपके एग्जाम में आ गया और आप अगर इसे अटेम्प्ट ना कर सको तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एरर्स एंड मिसस्टेटमेंट का क्वेश्चन, लगातार हमने पहले भी देखा ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये शेड्यूल 3 से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हमें इसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर MTP 2021 अप्रैल सीरीज का जो सेकंड सीरीज है वहाँ का ये क्वेश्चन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिए, मास्टर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है टू होम इंड एस आर एप्लीकेबल। इंड एस इस पे एप्लीकेबल होता है। ड्राफ्ट बैलेंस शीट आपको यहाँ पर दिया हुआ है एंड हमें इसे करेक्ट करना है। तो हम चलिए देखते हैं कि क्या है। एक बार जस्ट बैलेंस शीट को गो थ्रू करते हैं फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आप देख सकते हैं अदर फाइनेंशियल एसेट्स है एंड अदर नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल एडवांसेस, यानी कुछ आपने एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए एडवांसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, है ना, आपको एसेट्स मिलेंगे और इसलिए अदर नॉन करंट एसेट्स जो है और ये कभी भी फाइनेंशियल एसेट्स का थोड़ा पार्ट बनता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है कि ये जो है ना, ये आपका दिक्कत है, ये आपका नॉट ए पार्ट ऑफ, या ध्यान रखना नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये आपका फाइनेंशियल एसेट से अलग हट के दिखेगा, इसका पार्ट नहीं बनेगा। फिर अगर हम बात करें डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और इधर आप देख सकते हो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हमारा, हमें याद है अगर सेम टैक्सेशन ऑथोरिटी होता है तो ऐसा सिचुएशन में हम डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, नेट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, एज्यूम करेंगे दोनों सेम टैक्सेशन ऑथोरिटी का ही है। तो यहाँ पर आप देखिए 254150 दिया हुआ है एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिया हुआ है 474850। तो हम इसे नेट नहीं कर सकते? यस, हम इसे नेट कर सकते हैं, -254150। ये आ रहा है 220700। बड़ा कौन सा है? बड़ा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो ये काट के हम यहाँ पर दिखाएंगे 220700 हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड ये वाला अब आपका नहीं आएगा। मतलब हमने डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को नेट करके दिखाना है, तो ये 220700 हमारा आ जाएगा। चलिए, एक हमने ये देखा एंड ये अब कट चुका है, अब ये आएगा नहीं आपका। फिर आगे करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवर्स दिया हुआ, इन्वेंटरीज दिया हुआ, फिर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट और अदर फाइनेंशियल एसेट दिया हुआ है। अब मेरी बात सुनिए, ये तो फाइनेंशियल एसेट ही है ट्रेड रिसीवर्स, तो ये तो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ही आएगा। और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी फाइनेंशियल एसेट्स है, तो ये भी फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आएगा। मतलब फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ही ट्रेड रिसीवर्स आना है। ट्रेड रिसीवर्स पता है फाइनेंशियल एसेट्स है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल एसेट्स है, अदर फाइनेंशियल एसेट्स भी फाइनेंशियल एसेट्स है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमारा फाइनेंशियल एसेट्स ही है। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जस्ट हमने गो थ्रू कर लिया। फिर आगे अगर हम बात करें इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, अदर इक्विटी तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर ही आता है, तो यहां पर प्रॉब्लम है ना। तो अदर इक्विटी आपका इक्विटी के अंदर आएगा, ध्यान रखना इक्विटी के अंदर आएगा आपका ये अदर इक्विटी जो है। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा। ध्यान रहे, नॉन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो या डेफर्ड टैक्स एसेट हो, वो हमेशा नॉन करेंट होता है, वो कभी करेंट नहीं होता। हम अपने दिमाग में डाल लेना अगर आपको नहीं पता है तो। फिर आगे अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स ऑब्वियस सी बात है, ये आपका फाइनेंशियल एसेट है, ये फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आएगा। मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, सॉरी फाइनेंशियल एसेट्स नहीं, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा ये बोरोइंग्स, है ना। चलिए, फिर प्रोविजन कभी भी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होता, क्योंकि प्रोविजन हमने बनाया, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कितना देना है क्या। प्रोविजन हम जस्ट एक एजम्पशन करके बनाते हैं, यहाँ पर कोई हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं रहता है। क्यों चार्ज क्यों नहीं हो रहे? एक सेकंड। हाँ, तो यहां पर हमने अभी समझा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बोरिंग्स यानी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, क्लियर है यहां तक। फिर आगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये कभी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होता, प्रोविजन कभी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता ये। फिर करंट लायबिलिटी के अंदर बात करें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगा। ट्रेड पेबल्स भी फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं एंड करंट टैक्स लायबिलिटी हम अलग से दिखाएंगे। ये करंट टैक्स लायबिलिटी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होते हैं, कभी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। तो चलिए, हमने जस्ट एक बार गो थ्रू किया और अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक एक करके इसको हम कवर अप करेंगे। तो चलिए, पहला इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना है ये ध्यान से। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2000 8% कन्वर्टिबल लोन विद नॉमिनल वैल्यू ₹64 लाख वाज इशूड बाय द एंटिटी। यानी 64 लाख रुपीस का आपने कन्वर्टिबल लोन इशू किया 8% इंटरेस्ट का। इट इज रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2005 ऑल्सो एट पार। यानी 1 अप्रैल 2001 को आपने इशू किया, 31 मार्च 2005 को ये रिडीम होगा पार में।
Alternatively, it may be converted into equity shares on the basis of 100 new shares for each for rupees 200 worth of loan. यानी ये कन्वर्टिबल लोन है ना, ये प्लेन लोन नहीं है, ये आपका कन्वर्टिबल लोन है, यानी यहाँ पर इक्विटी भी अटैच है इसके अंदर, है ना, कन्वर्सन ऑप्शन है. An equivalent loan without the conversion option would have carried interest at 10%. मतलब अगर कन्वर्शन ऑप्शन इस पे नहीं दिया जाता तो इंटरेस्ट रेट 10% लिया जाता, पर इंटरेस्ट रेट तो 8% लिया जा रहा है. इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,12,000 हैज ऑलरेडी बीन पेड एंड इंक्लूडेड एज ए फाइनेंस कॉस्ट. यानी 5,12,000 इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा माना और पेमेंट कर दिया. अब मेरी बात आप समझिए, यहाँ पर क्या कोई दिक्कत है? यस, यहाँ पर दिक्कत क्या, हमें चेक करना है क्या 64 लाख का लाइबिलिटी दिखाया हुआ है क्या यहाँ पर? ये देखिए बोरोइंग्स में 64 लाख का इन्होंने लाइबिलिटी दिखा के रखा है. अब मेरी बात समझिए, हम क्या करते हैं, हमें जब दिखता है कि मार्केट का रेट 10% है पर 8% में दिया जा रहा है क्योंकि कन्वर्टेबल लोन है, तो हम इसमें से अपना ऑब्लिगेशन निकालते हैं. ये चेक करते हैं कि हमारा ऑब्लिगेशन कितना फ्यूचर में, जो हमारा फ्यूचर में ऑब्लिगेशन होगा उसी का प्रेजेंट वैल्यू ही हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है एंड बाकी सारा इक्विटी होता है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये कहेंगे, अगर मैं बनाऊँ टोटल 4 ईयर्स है, 0th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर, मुझे टोटल 4 साल दिख रहा है क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2005 तक 4 साल होता है आपका. एंड ये आपका 1 अप्रैल 2001 और ये आपका 31 मार्च 2002. चलिए फर्स्ट ईयर का एंड आगे टोटल 4 ईयर्स है हमारा. अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर आप देखिए जो कैश फ्लोस मिलेगा, मतलब हमने क्या किया, कन्वर्टेबल लोन हमने इशू किया ना, तो हमें पैसे मिलेंगे, तो पैसे तो हमें आज 64 लाख मिल जाएंगे, अब फ्यूचर में हम लौटाने पड़ेंगे. तो फ्यूचर में हम कैसे लौटाएंगे, फ्यूचर में हम इंटरेस्ट लौटाएंगे, पर इंटरेस्ट तो हमें कितना लौटाना है, 8% करके हमें इंटरेस्ट लौटाना है. तो 64 लाख का 8% करके हमें हर साल लौटाना पड़ेगा, यानी 5,12,000 हमें हर साल लौटाना है. यानी यहाँ पर हमें 5,12,000 लौटाना है, यहाँ पर हमें 5,12,000 लौटाना है, यहाँ पर हम 5,12,000 लौटाएंगे, यहाँ पर हम 5,12,000 लौटाएंगे. तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है, एवरी ईयर हमें इतना इंटरेस्ट के नाम पे देना है और 64 लाख फाइनली हम क्या करेंगे, एंड में लौटा देंगे यहाँ पर. चलिए ये हमने समझा कि ये सारा हमारा कैश फ्लो हमें लौटाना है. अब मेरी बात समझिए, जो हमें फ्यूचर में लौटाना होता है उसी का तो प्रेजेंट वैल्यू को हम अपना ऑब्लिगेशन मानते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हैं. और इसे हम कौन से रेट से पुल करेंगे, मार्केट रेट से. मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ कन्वर्शन ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपका लायबिलिटी रहता, तो वैसा सिचुएशन में 10% का इंटरेस्ट रेट होता. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब को हमें पुल करना पड़ेगा, किससे, 10% से हम पुल करेंगे. तो चलिए हम 10% से पुल करते हैं. 5,12,000 डिवाइडेड 1.10 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस. फिर 64 लाख डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 एम प्लस एम आर सी. यानी ये आ रहा है आपका कितना. चलिए यहाँ पर एक काम करते, इनका रेट ले लेते, ये 10% दिया हुआ है ना, ज्यादा बेटर रहेगा ताकि मैच करे हमारा. कैलकुलेटर वाला नहीं लेंगे, इनका रेट ले लेते हैं. तो देखिए हमें 5,12,000 को एक बार इससे पुल करना है, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे. एक ही बात है, आएगा कैलकुलेटर से भी वही, पर ये लेना ज्यादा बेटर रहेगा. तो 4 ईयर्स का अगर टोटल पीवीआई फिर देखे तो कितना हो रहा है, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, यानी 3.17 होता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 5,12,000 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.317 से, तो 1623 आ रहा है 040, यानी 5,12,000 सारे का प्रेजेंट वैल्यू. फिर 64 लाख 0.68 लास्ट में एक ही है तो इससे पुल हो जाएगा इंटू 0.68, यानी आ रहा है 4352,000. कितना आ गया, 1623,040, ये रहा 5957 040 हमारा आ रहा है. तो मेरा कहने का मतलब ये, आप समझिए ना, प्रॉब्लम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड. यहाँ पर 64 लाख रुपीस हमें आज पैसा मिलेगा. हमें आज पैसा कितना मिलेगा, अगर मैं बैलेंस शीट यहाँ पर बनाना चाहूँ, चलिए यहाँ पर ही बनाता हूँ. अगर मैं बैलेंस शीट यहाँ पर बनाना चाहूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो मुझे पैसा आज जो है 64 लाख रुपीस मिलेगा. मुझे आज मेरे पास कैश 64 लाख रुपीस आएगा, लेकिन मेरा जो ऑब्लिगेशन है फ्यूचर में पैसा देने का, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 5975040. तो मेरा जो लाइबिलिटी रहेगा, जो मेरा लाइबिलिटी रहेगा, क्या जो मेरा लाइबिलिटी रहेगा वो कितने का रहेगा, वो रहेगा 5975040 का लाइबिलिटी रहेगा. और बाकी हम इक्विटी में दिखाएंगे. क्यों बाकी इक्विटी में दिखाएंगे, क्योंकि बाकी में हमें पैसा देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, और जहां पर हमें ऑब्लिगेशन नहीं रहता वो इक्विटी होते हैं. तो 64 लाख में से माइनस 5975040,
ये हमारा 424960 क्या हो गया, इक्विटी हो गया। 424960 हमारा इक्विटी हो गया। तो कहने का मतलब ये 64 लाख जो हमें पैसा मिला है उसमें से 5975,040 जो है हमारा ये लाइबिलिटी होगा और इक्विटी होगा 424960। पर यहां पर इन्होंने गड़बड़ क्या किया, इन्होंने गड़बड़ ये किया कि इन्होंने पूरा का पूरा 64 लाख फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखा दिया बोरिंग में, जो कि गलत है। तो मैं इसे काटूंगा, यहां गलत किया इन्होंने, इसे काट के हमें लिखना पड़ेगा कितना, 5975,040। ये आएगा 5975,040। उम्मीद है समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, ये समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक अब नहीं है। अब बाकी जाएगा कहां, मतलब 64 लाख था तो 64 लाख में से 5975,040 यहां जाएगा, बाकी इक्विटी में जाएगा, अदर इक्विटी में जाएगा आपका बाकी। तो अदर इक्विटी में कितना जाएगा, रिमेनिंग, यानी 424960। तो देखिए ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 64 लाख जो दिखाया हुआ था उसकी जगह पे मैंने दो पार्ट्स में दिखाया, लाइबिलिटी इतना दिखाया और बाकी मैंने इक्विटी दिखा दिया, बस बात खत्म। तो अब मेरा करेक्ट हो चुका, यहां तक मैंने करेक्ट कर दिया। अब आप मेरी बात को समझिए, ये जो बैलेंस शीट है ना हम 31 मार्च 2002 का बना रहे है ना, और ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट इशू किया था 1 अप्रैल 2001 को इशू किया गया था। अब मेरी बात समझिए, अगर मान लीजिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये रहा मेरा लाइबिलिटी 5975,040 में लाइबिलिटी मेरा, तो क्या फर्स्ट ईयर पे इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, यस फर्स्ट ईयर पे हम इस पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे एट दी रेट 10% चढ़ाएंगे, तभी तो एंड में नील होगा। तो इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा कितना, 597504 का इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, इंटरेस्ट हमारा इस पे इतना चढ़ेगा। और हम पेमेंट कितना कर देंगे, हम पेमेंट करेंगे कितना, पेमेंट तो हम उतना ही करेंगे, 5,12,000 ही पेमेंट करेंगे, यानी पेमेंट किया जाएगा 5,12,000। तो आपका जो लाइबिलिटी है वो फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, आपका जो लाइबिलिटी है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि जीरो ईयर में आपका लाइबिलिटी 5975,040 था, ये 1 अप्रैल 2011 का है, 2001 का 1 अप्रैल 2001 का लाइबिलिटी है। अब हम निकाल रहे 31 मार्च 2002 का, क्योंकि 31 मार्च 2002 का ही बैलेंस शीट है वो हमारे, जिसे हमें करेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि 5975,040 ये था, इस पे प्लस 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा, माइनस 5,12,000 हो जाएगा। तो यार 60,60,544 60,60,544। अब मेरी बात समझिए, प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें क्या कहा, क्वेश्चन हमें कहा कि इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट जो है ना 5,12,000 दिखाया, क्या गलत नहीं दिखाया, इन्होंने पेमेंट 5,12,000 किया और फाइनेंस कॉस्ट भी 5,12,000 ही दिखाया, तो ये गलत है। पेमेंट 5,12,000 हुआ, एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट यहां पर 5,12,000 का कैश पेमेंट हो गया, मैं एग्री करता हूं, पर आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो दिखना चाहिए कितना, 597504, यानी कहने का मतलब 597504 आपका फाइनेंस कॉस्ट होना चाहिए, पर इन्होंने दिखाया 5,12,000 ही फाइनेंस कॉस्ट दिखाया इन्होंने। तो क्या इन्होंने कम दिखाया, यस इन्होंने कम दिखाया, कितना कम दिखाया, 8,5504 इन्होंने कम दिखाया, 8,5504 इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कम दिखाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कहां चार्ज होगा, पीएल में चार्ज होगा, पर बैलेंस शीट तो हमारा बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसे अदर इक्विटी के अंदर तो सारा पीएल रहता है, तो हम इस पे क्या करेंगे, 8,5504 जो है ना, हम इस पे क्या करेंगे, पीएल को बढ़ा रहे, समझिए पीएल को बढ़ा नहीं रहे, पीएल को चार्ज करेंगे, गलत हो गया, माइनस पे आएगा, पीएल आपका चार्ज हो जाएगा 8,5504 से। तो पीएल चार्ज होकर अल्टीमेटली अदर इक्विटी में तो जाएगा, बैलेंस शीट तो बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, अदर इक्विटी को कम कर देंगे, यानी पीएल को कम करें, आप समझिए पीएल कम होगा और लाइबिलिटी बढ़ेगा। लाइबिलिटी क्या है, ये वाला लाइबिलिटी जो है ना ये आपका बढ़ जाएगा, ये 5975,040 है ना, ये आपका 8,5504 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पेमेंट तो उतना हुआ नहीं, पेमेंट तो 5,12,000 ही हुआ, पर लाइबिलिटी आपका कितना से बढ़ना चाहिए था, लाइबिलिटी आपका बढ़ना चाहिए था 597504 से बढ़ना चाहिए था, तो एडिशनल जो 8,5504 वही तो हुआ, यानी पीएल में हमने इतना चार्ज कर दिया और आपका बाकी यहां पर बढ़ गया। तो आप देखिए यहां पर इसका कितना वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 5975,040 प्लस 8,5504, 60,60,504, 60,60,544 है, ठीक है। अब देखिए ना, आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हमने क्या यही निकाला था, यस हमने यही तो निकाला था कि हमारा लाइबिलिटी फर्स्ट में कितना होना चाहिए, 60,60,544 हमारा लाइबिलिटी होना चाहिए। मैंने भी क्या दिखाया, मैंने भी तो ये दिखाया, मैंने भी तो 60,60,544 दिखाया। तो मैंने कहा कि लाइबिलिटी जो है वो 64 लाख नहीं था, सबसे पहले तो गड़बड़ था, जीरो ईयर में होना चाहिए था 5975,040, ये होना चाहिए था, हमने ये रखा और बाकी इक्विटी में जाएगा। अब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में
फर्स्ट ईयर में फाइनेंस कॉस्ट चार्ज होना चाहिए था 597504। तो आप बताइए अगर फाइनेंस कॉस्ट चार्ज होगा 597504 तो हमारा लायबिलिटी इतने से बढ़ेगा। फाइनेंस कॉस्ट तो लायबिलिटी को बढ़ाता है, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा फाइनेंस एंड 504 से, तो लायबिलिटी हमारे इतने से बढ़ा, ठीक है। लेकिन हमने पेमेंट किया कितना, 5,12,000 हमने पेमेंट किया, तो इतना से आपका लायबिलिटी गिर जाएगा। पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम होता है, तो अल्टीमेटली आपका लायबिलिटी नेट पे कितने से बढ़ेगा, 85504 से तो आपका लायबिलिटी बढ़ेगा। और वही तो मैंने किया, मैंने 85504 से लायबिलिटी को बढ़ा दिया, और इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट में भी 597504 की जगह 5,12,000 चार्ज किया, तो मैंने 85504 क्या किया, मैंने यहां पर अदर इक्विटी में चार्ज कर दिया। यानी अल्टीमेटली कुल मिला के अगर मैं कहूं आपको, तो मैंने इसका ट्रीटमेंट क्या मैंने ट्रीटमेंट ये किया कि मैंने पीएल को चार्ज किया 85504 से, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी को बढ़ा दिया 85504 से। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीएल को चार्ज किया था 5,12,000 से, और कैश कम कर दिया 5,12,000 से। हालांकि लाइबिलिटी बढ़ना चाहिए था फाइनेंस एंड 504 से, तो एडिशनल लाइबिलिटी बढ़ा और आपका अल्टीमेटली पीएल में चार्ज हो गया। तो क्या अब हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर में रहेगा वो ये वैल्यू रहेगा, हमारा 60,60,544 हमारा फर्स्ट ईयर में वैल्यू होगा जो इसकी जगह पे आने वाला है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन को संभाल लिया है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने दो काम किया था, ये पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे कोई टेंशन नहीं है, इसको ही आप स्टार देना, इसको ही आप अच्छे से वर्क करना। इसमें हमने दो एडजस्टमेंट किया। सबसे पहले इन्होंने पूरा 64 लाख लाइबिलिटी दिखाया, तो मैंने उससे तोड़ा, मैंने कहा लाइबिलिटी उतना है नहीं, 5975,040 लाइबिलिटी है, उतना हम दिखाएंगे, बाकी रिमेनिंग इक्विटी में डाल दिया, तो अदर इक्विटी में डाल दिया मैंने। ये पहला काम किया। दूसरा काम क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में 597504 लाइबिलिटी जो है पीएल में चार्ज होना चाहिए था, पर इन्होंने 5,12,000 ने पीएल में चार्ज किया, तो रिमेनिंग 85504 पीएल में चार्ज हो गया। अब जबकि इन्होंने 5,12,000 पीएल में चार्ज किया, तो लाइबिलिटी भी उतना से बढ़ाया और पेमेंट उतना कर दिया, तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी में तो इफेक्ट आया नहीं। लेकिन आपका जो लाइबिलिटी है, अगर मैं बात करूं, आपका जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी आपका 597504 से बढ़ता, क्योंकि इंटरेस्ट लाइबिलिटी को बढ़ाता है, पर पेमेंट अपने 5,12,000 ही किया है, तो आपका अल्टीमेटली नेट में लाइबिलिटी बढ़ेगा 85504 से। और इसलिए यहां पर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, यहां पर जो मैंने डायरेक्टली यहां पर वर्किंग किया था कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपका लाइबिलिटी 60,60,544 से होगा। कैसे, लाइबिलिटी 0 ईयर का इतना है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट चढ़ा है, पेमेंट कर दिया 5,12,000, अल्टीमेटली नेट ये आ गया। तो यहां पर मैंने ज्यादा समय दिया क्योंकि मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर टाइम देना चाहिए, एंड ये हमने समय देके हमने 2 पॉइंट इसका निकाला, 2 एडजस्टमेंट हमने किया, एंड मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब हम आगे की बातचीत करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रेकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹50,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। रेकमेंड किया है, तुम इग्नोर करेंगे, हमें मतलब नहीं, रिकमेंडेशन से मतलब नहीं है, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तभी हम उसको दिखाते हैं। However, the same has not yet been accounted by the company। अच्छी बात, इन्होंने अकाउंटिंग नहीं किया, अगर अकाउंटिंग करते तो मैं रिवर्सल करना होता, क्योंकि इसका अकाउंटिंग होगा ही नहीं, है ना, अभी इसका अकाउंटिंग नहीं होगा। फिर आगे हम बात करते हैं अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्या बैलेंस शीट में अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है कहीं पर? हाँ ये करंट में बोला है ना, तो ये अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी तो हो गया क्योंकि करंट के अंदर है, तो ये आपका अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने का, 2,00,564 का। इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहता है देखते हैं। वेजेस पेबल, क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी का हिस्सा, पेबल है, अमाउंट पेबल है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सैलरी पेबल, फाइनेंशियल लायबिलिटी। टीडीएस पेबल, ये आपका स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होता है। फिर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ट्रेड पेबल्स, ये भी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है, ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो यहां पर आप मुझे बताइए फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना होगा, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना होगा करंट में, 21,890 होगा, प्लस 61,845 प्लस 3,5564, ये तीन ही आएगा, 1,19,299 ही आएगा। और बाकी टीडीएस पेबल आप बोलोगे कहां जाएगा, ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में नहीं जाएगा, अलग से अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। कितना, 8,1,265 आपका अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। तो चलिए यहां पर भी हमें ठीक करना पड़ेगा, ये जो है ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने का आएगा, 1,19,299 का आएगा। अभी हम ठीक कर लेते हैं ना, तब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो मैं प्रॉब्लम नहीं होगा। 1,19,299 मेरा ये आ गया, मैंने कर दिया। और बाकी मेरा अदर करंट लायबिलिटी में अलग से आएगा कितना, जो टीडीएस पेबल है ना, ये अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा 8,1,265, क्योंकि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। चलिए इसे हम दिखा देंगे। तो क्या हमने ये पॉइंट भी संभाल लिया, यस आपने पॉइंट नंबर 3 भी संभाल लिया। अब आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ये रहा,
8537,500 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर, सब कुछ बराबर चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले पॉइंट को समझ लो, उसके बाद आप जब बनाओगे बैलेंस शीट तो आराम से बनेगा। बिल्डिंग हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, यानी ओन बिजनेस पर्पस के लिए बिल्डिंग है तो ये पीपीई कहलाएगा। आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, पीपीई कहलाएगा। लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये तो, है ना, ये आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आएगा, अलग से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा ये आपका, है ना। इंडेक्स 40 लगता है ना इस पे। फिर व्हीकल्स, दिस आर यूज्ड एज द कन्वेंस फॉर एम्प्लॉइज, हाँ बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फैक्ट्री प्रेमाइसेस, the construction was started on 31st March 2002 and consequently no depreciation has been charged on it. The construction activities will continue to happen and it will take 2 years to complete and be available for use. तो यहाँ पर आप देखिए ये कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में, ये आपका पता है क्या हो गया, ये कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस हो गया, आपका एसेट बन रहा है। ये वर्किंग प्रोग्रेस नहीं है, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है, क्योंकि आपका ये एसेट बन रहा है, अभी तक ये रेडी फॉर यूज नहीं हुआ है। तो जब तक ये रेडी फॉर यूज नहीं होगा हम इसे अलग से दिखाते हैं ना, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस के नाम पे हम इसे अलग से दिखाएंगे यहाँ पर। तो हमें क्या पता चला कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सिर्फ ये दो ही होने वाला है ना। क्या क्या 3750,250, 3750,250 और 1237,500, यार 4987,750 आएगा, इसकी जगह पे आएगा 4987,750 आएगा हमारा। और साथ ही साथ यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाएंगे हम अलग से दोनों। कितना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपका 1548,150 और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपका कितना है 2001,600। चलिए यहां तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, आराम से सारा चीज समझ में आया, पॉइंट सारा हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, द कॉम्पोजिशन ऑफ अदर करंट फाइनेंशियल एसेट्स, यानी करंट के अंदर अदर फाइनेंशियल एसेट्स में होगा। तो चलिए देख लेते हैं, करंट के अंदर अदर फाइनेंशियल एसेट्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 217370 इसका वैल्यू है, तुम देख लेते इसमें क्या बोल रही है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैंक डिपॉजिट, पैसा मिलना है, फाइनेंशियल एसेट होगा ये। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पैसा थोड़ा मिलेगा, प्रीपेड में खर्चा किया तो गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, तो ये नॉट ए फाइनेंशियल एसेट, है ना। तो ये हमारा अदर करंट एसेट में आएगा 90,000, है ना, ये फाइनेंशियल एसेट का हिस्सा नहीं है। रॉयल्टी रिसीवेबल फ्रॉम डीलर, रॉयल्टी के नाम पे पैसे तो मिलेंगे, तो ये भी आपका फाइनेंशियल एसेट है। यहां पर देखिए पैसे नहीं मिले, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, इसलिए नहीं आएगा। तो आप बताइए फाइनेंशियल एसेट्स कितना होगा, यानी वही अदर फाइनेंशियल एसेट्स कितना होगा 57,720 प्लस 69,650 127370 और आपका अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा 90,000 127370। देखिए हम समझ में आ रहा है तो कितना मजा आ रहा है, इसे काट रहा हूँ 127370 आएगा इसकी जगह पे अदर फाइनेंशियल एसेट्स, और अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम पे आएगा 90,000 रुपीज, अलग से दिखाया जाएगा ये अदर करंट एसेट्स। चलिए तो ये पॉइंट भी हमने अच्छे से संभाल लिया, कोई प्रॉब्लम अभी तक हमें नहीं आई। आगे पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग के लिए हेल्ड करते हो तो याद है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एफबीटी पे अकाउंटिंग किया जाता है, which are carried at fair value through profit and loss, हमें तो पता ही है। इन्वेस्टमेंट्स were purchased on 1st January 2002 at rupees 55,000 and accordingly are shown at cost at 31st March 2002 में कॉस्ट में दिखाया है। कैसे, हम तो एफबीटी पे अकाउंटिंग में हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड में फेयर वैल्यू में दिखाते हैं, इन्होंने कॉस्ट में दिखाया। द फेयर वैल्यू सेड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31st मार्च 60,000 है, तो 60,000 में तो दिखेगा, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉस्ट में दिखा दिया। यानी इन्वेस्टमेंट ये देखिए, ये 55,000 है ना, कॉस्ट में दिखा दिया, फेयर वैल्यू में दिखेगा 60,000 में दिखेगा, तो हमने 55,000 को बढ़ा के कितना कर दिया 60,000, तो 5,000 बढ़ाया ना, ये एफबीटी पे अकाउंटिंग है, तो 5,000 कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, और पीएल ऑलरेडी बैलेंस शीट बना हो तो पीएल के बाद डायरेक्टली जाता है कहाँ, अदर इक्विटी में, तो यानी 5,000 आपका अदर इक्विटी में चला गया। तो मतलब कहने का मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट्स को 5,000 से बढ़ाया, अदर इक्विटी के अंदर जो पीएल रहता है उसको मैंने 5,000 से बढ़ा दिया, बात खत्म। क्योंकि इसका बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ रहता तो वो भी कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक हमने समझा, तो मैंने देखिए सबका डबल इफेक्ट में करते जा रहा हूं, आपको समझाते जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारा हमने समझ लिया। ट्रेड पेबल्स ट्रेड रिसीवर्स ड्यू विद इन 12 मंथ्स, अच्छी बात है, और या फिर हम नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल देखते हैं, है ना, तो यहाँ पर 12 मंथ्स के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये करंट ही होगा आपका ऐसे भी।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज बिन नो चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई काम का नहीं है। एंटिटी हैज द इंटेंशन टू सेट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, हमने ऑलरेडी कर ही दिया, सेट ऑफ पहले ही कर दिया था, याद है ना आपको। फिर अदर इक्विटी कंसिस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स ओनली, कहा कि अदर इक्विटी में सिर्फ रिटेन अर्निंग है, यानी अच्छी बात है, कोई ओसीआई वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा रिटेन अर्निंग है। चलिए, तो यहाँ पर 2125975 आपका है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे, नो डिविडेंड हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग देयर, तो देखिए हमने डिविडेंड ऐसे भी हमने इग्नोर किया था, प्रपोज और अकाउंटिंग भी नहीं हुआ, तो कुछ नहीं करना, तो ये सब काम के नहीं है। डेफर टैक्स इंपैक्ट आपका बोला कि जो भी है वो सारा करेक्टली किया हुआ, सब कैलकुलेशन परफेक्ट है डेफर टैक्स का, तो ये भी कोई काम का नहीं। तो क्या हमने देखा कि यहाँ पर सारे ये सब कोई काम के नहीं थे, सारे पॉइंट यहाँ पर कोई काम के नहीं थे, मतलब हमने सारा एडजस्टमेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, एरर्स एंड मिसस्टेटमेंट तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब हमें करेक्टेड बैलेंस शीट बनाना है। तो क्या अब आप तैयार हो बैलेंस शीट बनाने के लिए? यस, मैंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, अब हम तैयार ही है पूरा, हम आराम से देख देख के बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो क्या शुरू करें? यस, चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट बनाना, आराम से अब हमारा बैलेंस शीट बनेगा। एग्जाम में भी आराम से कॉन्फिडेंट रहना, आराम से बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, इधर एसेट्स आएगा, इधर आपका है ना, एसेट्स के अंदर क्या आएगा, नॉन करंट एसेट आएगा। नॉन करंट एसेट्स आएगा एसेट के अंदर हमारा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा, याद है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैपिटल वर्किंग प्रॉपर्टी, सारी अलग से दिखाएंगे हम सेग्रीगेट करके ना। इसमें आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या आप कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस पहले दिखाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो सारे जो भी ये फिक्स एसेट्स है सारे हम दिखा देते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या सबका वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, आपकी आज्ञा हो तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये आएगा 498750, तो आराम से करेंगे, सब लिखा हुआ है फिगर हमारा 498750 हमने लिखा था ना, ये रहा। पीपी में इतना आएगा, बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1548150, 2001600 तो था ये, हाँ यहीं से देख लिया ना, यही है, ठीक है। तो हमने सारा कर दिया। अब देखिए ये दिखाने के बाद, नॉन करंट एसेट्स की सारी आइटम दिखाने के बाद, अब हम क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम दिखाते हैं फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स दिखाते हैं हम यहाँ पर। तो फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। देखिए फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या दिख रहा है, अदर फाइनेंशियल एसेट्स है, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स 460 to 500, ये नॉन करेंट के अंदर वाला फाइनेंशियल एसेट्स है। अदर फाइनेंशियल एसेट जो कि है सिक्योरिटी डिपॉजिट, चलिए ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना अमाउंट है, 460 to 500, चलिए ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद और क्या है यहाँ पर, याद है मैंने आपको कहा था ये अदर नॉन करेंट एसेट्स अलग से आएगा, ये आपका है ना, अदर नॉन, और डेफर्ड टैक्स एसेट तो आएगा नहीं, नीचे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ, और इसलिए मैंने कटवा दिया था, वो नीचे नेट पे आएगा। तो यहाँ पर अदर नॉन करेंट एसेट्स में कैपिटल एडवांसेस, ये अलग से आएगा, यानी अब ये अलग से आएगा, अदर नॉन करेंट एसेट, है ना, इसके अंदर हम अलग से दिखा देंगे कैपिटल एडवांसेस। कितने का दिखाएंगे, 1733480, इसमें तो कोई बदलाव था नहीं, हमने पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ ही लिया था। 1733480, देखिए हम आराम से कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है मेरा, तो हाँ सब कुछ परफेक्ट है। अब हम आ जाएंगे करंट एसेट्स पे, अदर नॉन करंट एसेट्स का काम खत्म, अब करंट एसेट्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम करंट एसेट्स पे प्रस्थान कर रहे हैं। ध्यान दे, करंट एसेट्स में हम हमेशा पहले इन्वेंट्री दिखाते हैं, फिर फाइनेंशियल एसेट्स का डिटेल्स देते हैं, फिर अदर जो भी करंट फाइनेंशियल एसेट्स जो भी, सॉरी फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर तो सारे आई जाएंगे, फिर अदर करंट एसेट्स दिखाते हैं। यानी करंट एसेट्स में आपको ध्यान रखना, पहले आप इन्वेंट्री दिखाओगे, एग्जाम के लिए ध्यान रखना, पहले इन्वेंट्री दिखाओगे एंड फिर आप दिखाओगे अदर
सॉरी, फिर आप दिखाओगे इसके अंदर फाइनेंशियल एसेट्स के जितने भी आइटम है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर नीचे आ जाएगा अदर करंट एसेट्स के अंदर जो आइटम है। तो इन्वेंट्री यहाँ पर पहले हम दिखाएंगे। इन्वेंट्रीज कितने का 598050, क्योंकि इन्वेंट्री थोड़ी ना फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। हमेशा ध्यान रखना जब भी करंट एसेट्स का शुरुआत करोगे पहले इन्वेंट्री दिखाओगे। 598050 दिखा दिया, अब फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या आइटम है वो दिखाएंगे। तो ये इन्वेंट्री दिखा दिया। अब देखिए फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या आइटम है, ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, इन्वेस्टमेंट है, अदर फाइनेंशियल एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, सारे आएंगे इसके अंदर आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लास्ट में हम लिखते हैं अदर फाइनेंशियल एसेट। जो भी अदर है वो लास्ट में आ जाता है, अदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये चारों आइटम यहाँ पर आ गए। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, ट्रेड रिसीवेबल 725, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखिए 60,000 है। इन्वेस्टमेंट 60, 55 को हमने 60 किया था ना, 725 और 60,000। या गया हमारा। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर फाइनेंशियल एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 116950, और अदर फाइनेंशियल एसेट्स हमने बदल के ये रख दिया था। ये 127300 था क्या? नहीं, 127370 था। तो देखिए ना मैंने अदर फाइनेंशियल एसेट 127370 लिख दिया था, और आपको याद है यहाँ पर ही मैंने लिखा था कि क्योंकि जबकि पूरा नहीं आ रहा था, इसके अंदर में से 90,000 जो वो अदर करंट एसेट्स में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो अदर करंट एसेट्स में आएगा। ये तो बचा, लेकिन हमने सारा लिख ही लिया इसमें। ट्रेड रिसीवेबल्स डाल दिया, इन्वेंट्री अलग से डाला, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, कैश वगैरह सब डाल दिया। ये बचा हुआ जो हमें अलग से हमने सेग्रीगेट किया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तो ये अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ पर अब हमारा अलग से बनेगा अदर करंट एसेट का हेड, इसके अंदर हम दिखा देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितने का? 90,000 का। ये हमने दिखा दिया। तो देखिए ना हमने अभी पता है क्या किया, हमने अभी सारे एसेट्स के आइटम डाल दिए। तो यहाँ पर आप देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एसेट्स में पहले नॉन करेंट एसेट्स आ जाएगा, पीपीई, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह सारा चीज आ जाता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स का शुरुआत करते हैं, जिसमें जो भी फाइनेंशियल एसेट्स के जितने नॉन करेंट फाइनेंशियल एसेट्स है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर बाकी अदर नॉन करेंट, करेंट की बात नहीं हो रही, नॉन करेंट, क्योंकि ऊपर सारे नॉन करेंट ही। फिर बाकी अदर नॉन करेंट आ गए। फिर हम करंट की शुरुआत करेंगे, तो करंट में इन्वेंट्री, फिर फाइनेंशियल एसेट्स के सारे आइटम, फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। तो इस तरीके से आप दिमाग में रखोगे तो आपका हल्का सा बस ये दिमाग में रखना सीरीज क्या है, बाकी समझ में तो सारा चीज आ ही रहा है। तो यहां तक हमने किया। अब हम नीचे शुरुआत करेंगे किसका पता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। इसमें भी क्या था, इक्विटी आता, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर करेंट लाइबिलिटी, बात खत्म। तो इसमें पहले इक्विटी आएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर हम दिखाते हैं पहले इक्विटी, और इक्विटी में क्या आता है? शेयर कैपिटल आते हैं और अदर इक्विटी आ जाता है। और बोला ही था शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज है नहीं, तो आप देखिए शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा। और अदर इक्विटी का हमने सारा हिसाब रखा हुआ, देखिए सारा हिसाब रखा हुआ, ये बैलेंस था। तो यहां पर हम क्या निकाल लेते, इसकी जगह पे क्या आएगा, देखिए 2500 150 है ना, 2500 150 बैलेंस है, जिसमें 424 याद है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला जो इक्विटी का पार्ट हमने डाला था, ये प्लस हो जाएगा। फिर माइनस हमारा जो लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से पीएल में चार्ज होना था 85504 1 ईयर का, जो इंटरेस्ट कम दिखाया था फाइनेंस कॉस्ट, वो माइनस करना था, हमने माइनस कर दिया। फिर प्लस करेंगे 5000 इन्वेस्टमेंट बढ़ने का, तो 2844,606 आएगा इसकी जगह पे, 2844,606। मतलब जो वैल्यू था इनका दिया हुआ उसमें 3 एडजस्टमेंट करना था, मैंने कर दिया, पहले करा हुआ था। टोटल क्या 2844,606, और ऊपर क्या था 10 लाख था। तो ये आएगा आपका 10 लाख, और ये आएगा 2844,606 आ जाएगा हमारा। चलिए प्रॉब्लम नहीं, इक्विटी का भी काम हमने तमाम काम खत्म कर दिया हमने। अब हम बात करेंगे आगे नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आएगा, फिर करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आएगा। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या आएगा हम ये देख लेते हैं।
इक्विटी का तो ये हमने डाल ही दिया दोनों। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में ऑब्वियसली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नॉन करेंट है, बोरोइंग्स भी नॉन करेंट है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नॉन करेंट है। पर ध्यान रहे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है, नहीं है। और आपका बोरिंग्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी प्रोविजन फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। तो यहां पर हम देखिए क्या करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना नॉन करेंट लाइबिलिटी में आप है ना सबसे पहले शुरुआत है ना क्या करोगे पता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का ही शुरुआत करोगे। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर नॉन करेंट लाइबिलिटी में फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर क्या आएगा, बोरोइंग्स आएगा। बोरोइंग्स दिखाएंगे हम, जो हमारा एक ही तो था। देखिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपका सिर्फ बोरोइंग है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। और हमने निकाला था ना, ये रहा, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है 60600544 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने 60600544। इसका हिसाब हमने पहले ही कर लिया था, 60600544। तो पहले हिसाब कर लोगे ना तो आगे डालने में आसानी होगी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गया। अब हम डाल देंगे दोनों, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी डाल देंगे। यहाँ पर नेट पे दिखाया जाता है, हम यहाँ पर नेट लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना नेट लिखना। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट पे आ जाएगा हमारा। और एक क्या आइटम था, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी था क्या, अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हाँ ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर बोरोइंग और साइड में डेफर्ड टैक्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन अलग अलग से दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट पे मैंने निकाला था 227 220 700, दोनों को नेट किया था 220 700, है ना। और इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन सेम ही है, कोई बदलाव नहीं था, 524436 सेम टू सेम। ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी का भी मुझे लगता है हमने किस्सा खत्म कर दिया। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको अगर अच्छे से आएगा ना, देखिए डेफर्ड टैक्स बोरोइंग ये सब खत्म कर दिया हमने। अब हम आगे लास्ट फाइनल करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो करंट लाइबिलिटी के अंदर देखिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। हाँ करंट लाइबिलिटीज अलग से दिखाया जाएगा और अदर करंट लाइबिलिटीज भी हम अलग से दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल करंट लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आ जाएगा। यहाँ पर अब हम करंट लाइबिलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ जाएगा, है ना। और इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, पहले ट्रेड पेबल्स और लास्ट में अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स का वैल्यू कितना है आप देख सकते हो, 669,180 चेंज नहीं हुआ था। और ये चेंज किया था हमने 200,564 को काट के हमने 119,299 किया था, क्योंकि हमने कहा बाकी अदर करंट लाइबिलिटी में अलग से आएगा। कुछ था यहाँ पर एडजस्टमेंट, आपको याद होगा। हाँ टीडीएस वाला फाइनेंशियल लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं है ना, तो अलग से आएगा। तो यानी क्या हो गया, ट्रेड पेबल 669,180 और ये 119,299। देख लेता हूँ एक बार, हाँ 119,299 669,180 परफेक्ट। अब देखिए अब अदर करेंट लाइबिलिटी में अलग से हमारा आएगा कौन सा, जो टीडीएस था ना, टीडीएस पेबल, ये अदर करेंट लाइबिलिटी में अलग से आएगा 81265। ये रहा टीडीएस पेबल, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं, हमने अलग से दिखाने को बोला था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नहीं आएगा, अलग से आएगा। यहाँ पर आएगा अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या आएगा, टीडीएस पेबल 81265। और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे वो दिखा देंगे, करंट टैक्स लाइबिलिटी हम अलग से दिखा देंगे। जो हमारा करंट टैक्स लाइबिलिटी है वो हम अलग से लास्ट में दिखा देंगे। खत्म बस, 81265 दिखा दिया, 930,820, बस खत्म। सारा चीज दिखा दिया हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा।
9308208126 सब दिखा दिया। तो देखिए यार वही सब पॉइंट तो सारे एडजस्टमेंट हो ही गए। यहाँ पर ये अलग से आया था, आ ही गया हमारा, एंड ये सारे भी दिखाई दिए थे। ये अदर करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस आ ही गया था, 5000 दिखाई दिया। तो सब कुछ परफेक्ट है, हमने बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व किया। अब कुछ नहीं करना, अब हमें बस टोटल करना है ना। 40 मिनट्स लग गया हमें करने में, ऑप्शन नहीं है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे यहाँ पर। तो नॉन करंट एसेट्स का टोटल है आपका, नॉन करंट एसेट्स का टोटल हम एक साथ कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। फिर करंट एसेट्स का टोटल एक साथ कर लेंगे। तो चलिए नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है, कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, 5949877501548150। आप अगर होशियार हो गए ना तो आप क्या करोगे पता है, आप ऊपर में ये तीनों का टोटल दिया हुआ ले सकते थे। चलिए पर हम यहाँ पर कर ले रहे हैं, 20016000 8537 500, ये वही आएगा। ये देखिए 8537 500। आप एग्जाम में सीधा होशियारी लगाना, ये डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम करेंगे यहाँ पर, पूरा मेहनत कर लेते हैं। फिर 462500, एंड फिर आ रहा 1733480, या गया 10733 480 आ गया हमारा। फिर करंट एसेट्स का टोटल 598, हमेशा नॉन करंट एसेट्स का टोटल बताना, करंट एसेट्स का टोटल बताना। 598050, 7,25,000, 60,000 इन्वेस्टमेंट था, 116,950 था कैश, 127,370 अदर फाइनेंशियल एसेट्स, और हमने प्रीपेड अलग से दिखाया 90,000, यार 1717370। और यहाँ पर हम दिखाएंगे टोटल एसेट, करंट प्लस नॉन करंट मिला के, है ना। और या फिर इससे आप है ना नीचे ले जाना, चलिए कितना आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये नॉन करंट एसेट हो गया टोटल में, और ये आपका क्या हो गया, ये करंट एसेट हो गया टोटल में। और इन दोनों का टोटल 1717370 और 107333480, 12450850, 12450850 हो गया हमारा। अब हम इक्विटी का बता देंगे। इक्विटी में हम इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, चलिए इसको भी हम टोटल में बता ही देते हैं, अलग से बता देते हैं कितना आ रहा है। 10 लाख प्लस 2844,606, 3844,606, और ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल हो गया 6060,544, 220700, 524436, यार 680,5680 आ गया। एंड फिर करंट लाइबिलिटी का टोटल 669,180, 119299, 81265, 930820, 1800,564। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी मिला के कितना हो रहा है, 680,5680, 3844,606, 12450850, परफेक्ट, 12450850, ये तो परफेक्ट आने था हमारा। तो देखिए हमने पूरा निकाल लिया यहाँ पर। और ये आपका क्या है, इक्विटी हो गया टोटल, है ना। ये आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया, और इधर हम लिख सकते हैं ये करेंट लाइबिलिटी हो गया हमारा। एंड करके हमने टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी बता दिया हमने, फाइनली डन। और ये दोनों आप देख सकते हो मैच कर रहा हमारा, ये देखिए ये वाला मैच कर रहा है, और ये वाला भी अब देखिए मैच कर रहा है ना। तो फाइनली हमने ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए, तो प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। तो चलिए क्या एक बार फटाफट से रिवाइज करना चाहोगे क्वेश्चन को, 2 मिनट दे के। चलिए एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं।
तो आपको दिमाग में क्या क्या रखना है, मेरी बात समझिए। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दो एडजस्टमेंट किया। एक तो हमने जो लायबिलिटी इन्होंने पूरा 64 लाख दिखाया, पर मैंने कहा इसमें से 597040 जो है ये लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा, बाकी जो बच्चा कुछ है इक्विटी का पार्ट बनेगा। तो हमने अदर इक्विटी में डाला, मतलब लाइबिलिटी 64 लाख को काटा, उसकी जगह में 597040 आएगा एंड बाकी का इक्विटी में जाएगा। फिर फर्स्ट ईयर में भी एडजस्टमेंट होना है, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च 2002 का है। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया 5,12,000, तो लाइबिलिटी 5,12,000 से उन्होंने बढ़ाया और पेमेंट भी 5,12,000 का दिखा दिया। तो लाइबिलिटी का कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि लाइबिलिटी उतना से बढ़ा उतना से पेमेंट हुआ। पर लाइबिलिटी बढ़ना चाहिए था 597504 से और पेमेंट हुआ था 5,12,000, यानी 85504 से लाइबिलिटी बढ़ाना चाहिए था। तो हमने 85504 से लाइबिलिटी को बढ़ाया और कॉरेस्पॉन्डिंगली वो पीएल में चार्ज होना था, तो हमने अदर इक्विटी को चार्ज कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट पीएल में चार्ज होता है, एक्स्ट्रा से चार्ज होना था। 5,12,000 की जगह 597504 चार्ज होना था, तो एक्स्ट्रा हमने 85504 पीएल में चार्ज किया, नहीं अदर इक्विटी को चार्ज किया। और फाइनली हमारा वो टोटल करने पर भी 60,60,544 हमारा आएगा, किसका, लाइबिलिटी बोरोइंग्स हमारे ये आ जाएगा। तो ये दो एडजस्टमेंट हमने किया पॉइंट नंबर 1 में, और यही मैंने आपको स्टार्ट किया कि इसका प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा पॉइंट नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 2 में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में टीटीएस पेबल एक अलग से, जो कि फाइनेंशियल एसेट का, सॉरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं बनेगा, करंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं बनेगा, इसे हम अदर करंट लाइबिलिटी में अलग से दिखाएंगे, बाकी सारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी का हिस्सा बनेगा, ये अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आ जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमने देखा लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इंड एस 40 यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा अलग से। और फैक्ट्री प्रेमाइसेस जो कि आपका कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में, यानी कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस के नाम पे अलग से दिखाया हमने, ये बाकी पीपी में चला जाएगा। फिर अदर करंट फाइनेंशियल एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपका फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है, क्योंकि आपको पैसा नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, तो आप अलग से अदर करंट एसेट्स के नाम पे अलग से दिखाओगे, बाकी सारे फाइनेंशियल एसेट्स का हिस्सा बनेगा। और फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एफबीटी बिल के हिसाब से 55,000 की जगह 60,000 दिखना चाहिए, तो हमने इन्वेस्टमेंट 60,000 दिखाया और एक्स्ट्रा से 5,000 हमने क्या किया, एक्स्ट्रा से 5,000 रुपीज हमने अदर इक्विटी में डाल दिया, पीएल बढ़ेगा तो अदर इक्विटी में प्लस कर दिया हमने। और बाकी नीचे का कोई एडजस्टमेंट करना नहीं। डीटीए डीटीएल आपको ध्यान में रखना है, इसे हम नेट पे दिखाएंगे, तो हमने डीटीए डीटीएल को नेट पे दिखाया और कुछ नहीं, मैंने वही किया, बस आपका जो एक है ना इक्विटी एंड लाइबिलिटी में अदर इक्विटी इक्विटी का हिस्सा होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में बोरिंग्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर आता है, प्रोविजन अलग से दिखाया जाएगा, डीटीए डीटीएल नेट किया जाएगा। और करंट लाइबिलिटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सारे फाइनेंशियल लाइबिलिटी हुए, ट्रेड पेबल्स भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटी आपका जो टीडीएस का था वो अलग से दिखाया एंड करंट टैक्स लाइबिलिटी नीचे अलग से दिखा दिया। एंड पीपी आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आया, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस आया आपका, एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स का ऐसा होगा, लेकिन ये आपके कैपिटल एडवांसेस है, यहाँ पर आपको एसेट मिलेंगे, है ना, तो ये एडवांसेस से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये आपका फाइनेंशियल एसेट का हिस्सा नहीं है, जो कि यहाँ पर आ चुका है। अदर नॉन करंट एसेट जो है ये कैपिटल एडवांसेस में आपको ध्यान में रखना है, आपको पैसा नहीं एसेट मिलेगा, तो ये फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है। फिर आगे करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा, इन्वेंट्री हम ऊपर में अलग से दिखाते हैं, इन्वेंट्री इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट्स, तो आपका ये ऊपर में आएगा। फिर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। हाँ ध्यान है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक आपने खर्चा किया है जो कि आपने प्रीपेड दिखा के रखा है, वो आप अलग से दिखाओगे, फाइनेंशियल एसेट्स का हिस्सा नहीं है। तो ये सारा एडजस्टमेंट करोगे, बैलेंस शीट आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको समझाने के साथ 45 मिनट्स लिया है, 40 to 45 मिनट्स लिए, तो आप अगर अकेले खुद करोगे प्रैक्टिस करके 15 to 20 मिनट्स में आराम से सॉल्व कर दोगे एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में मैं अभी डाल दूंगा, आप टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर एज इट इज ऐसा ही डालूंगा, जो गंदा है वैसा ही डालूंगा मैं यहाँ पर, आप इसको रेफर कर सकते हो, आपके समझने के लिए फटाफट काम आएगा आपका सोल्यूशन वगैरह भी। और है ना, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर से डाउनलोड कीजिएगा एंड अच्छे से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय।